Episode 1 to 10। इसी समय रिहान की मुलाकात निहाल से हुई। शुरुआत में रिहान निहाल से भी बात नहीं करता था, लेकिन निहाल रिहान से चिपका रहता था, इसलिए न चाहते हुए भी रिहान को निहाल को अपना दोस्त बनाना पड़ा। ऐसे ही 5 साल बाद बीत गए। अब रिहान 18 साल का हो गया था। उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। प्रीतम जी ने रिहान को आगे की पढ़ाई के बारे में पूछा कि वह आगे क्या करना चाहता है, तो रिहान जवाब देता है, डैड मैं आपके जैसे सोल्डर बनाना चाहता हूँ। मैं अकादमी ज्वाइन करना चाहता हूँ। प्रीतम जी यह जानकर खुश हो जाते हैं कि वह रिहान के आइडल है। कौन सा बाप यह जानकर खुश नहीं होगा कि वह उसके बेटे का आइडल हो। प्रीतम जी ने रिहान को अकादमी में ज्वाइन करा दिया था। उसके पीछे पीछे निहाल ने भी अकादमी ज्वाइन कर ली थी। सलोनी जी और पार्थ थोड़े से दुखी थी, लेकिन ज्यादा खुश थे। रिहान और निहाल ने 3 साल तक अकादमी में रहे और आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गए। इस टाइम पर आर्मी के साथ साथ रिहान और निहाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने वरुण का कंपनी का सीईओ बना दिया। लेकिन एंड मीटिंग्स रिहान ही देखता था और निहाल भी कभी कभार ऑफिस जाता था। 3 साल में यह कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनी बन गई थी। इन 4 सालों में रिहान और निहाल ने मिलकर बहुत से मिशन कंप्लीट किए। उनका दोनों का प्रमोशन भी हो गया था। अब वह दोनों कैप्टन बन गए थे। रिहान बिल्कुल शांत और कोल्ड पर्सनैलिटी वाला, जबकि निहाल थोड़ा सा चुलबुला। फ्लैशबैक एंड इन प्रेजेंट। यह सब सोचकर रिहान का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। वह एक पत्थर पर मुक्के मार रहा था, जिससे उसके हाथों से खून निकल रहा था। लेकिन रिहान का गुस्सा कम होने का नाम ले नहीं रहा था। तभी वहां निहाल आ जाता है और रिहान को पकड़ लेता है। रिहान उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने निहाल से बोला, निहाल मुझे कुछ देर अकेले छोड़ दे। निहाल बिल्कुल नहीं। तुम अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम मुझे बताओ। उसकी बात सुनकर रिहान शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। निहाल भी अब कुछ नहीं बोलता, क्योंकि रिहान ऐसा बहुत बार कर चुका था, लेकिन वह कुछ नहीं बताता था। निहाल भी उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं देता था। रिहान निहाल से बोलता है, हमें मिशन के लिए कब जाना है? निहाल जवाब देता है, 2 दिन बाद हमें जयपुर के लिए निकलना होगा। निहाल रिहान को लेकर घर के लिए निकल जाता है। रिहान भी अब शांत हो चुका था। रिहान भी अब 2 दिन सलोनी जी और पार्थ के साथ बिताने की सोचता है। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। अब रिहान के जाने का दिन आ गया था। पार्थ और सलोनी जी बहुत ज्यादा दुखी थी। रिहान अपना सामान पैक कर रहा था। सामान पैक करने के बाद वह हॉल में आता है, जहां सभी उसका इंतजार कर रहे थे। सलोनी जी ने रिहान को अपने गले लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। पार्थ भी वहां आकर सलोनी जी और रिहान के एक साथ गले लग जाता है। रिहान प्रीतम जी के भी गले लगाता है। प्रीतम जी मिशन सक्सेसफुल करके ही आना मेरे शेर। रिहान जा डेट जितना जल्दी हो सके इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मुझे भी वहां नहीं रहना है। प्रीतम जी ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। सलोनी जी बीच में बोलती है, बेटा मुझे कॉल करते रहना। रिहान ठीक है माँ। रिहान प्रीतम जी और सलोनी जी के पैर छूता है और पार्थ को एक बार और गले लगाकर बोलता है, अपना ध्यान रखना पार्थ, तुम्हारे एग्जाम भी आने वाले हैं। पार्थ क्या भाई आप एग्जाम करते रहते हो? मैं हो जाऊंगा पास, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिहान ठीक है, अपना ध्यान रखना, टेक केयर। अब तक निहाल भी आ चुका था। वो कार लेकर आया था। निहाल सलोनी और प्रीतम जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता ले। फिर दोनों कार लेकर कश्मीर से निकल जाते हैं अपनी मंजिल जयपुर के लिए, जहां की यादें रिहान के लिए अच्छी नहीं थी। उसका मन यह सोचकर बेचैन हो रहा था कि वहां क्या होने वाला है, लेकिन जल्द ही वह अपने आप को शांत करा लेता है। निहाल रिहान को देखकर कहता है, तुम मुझे कुछ परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? रिहान मैं तुम्हें परेशान दिख रहा हूं, आर यू मैड? तुम ज्यादा सोच रहे हो। ऐसा जवाब सुनकर निहाल का मुंह बन जाता है और वह अपने मन में बोलता है, खड़ूस कहीं का हमेशा उल्टा जवाब देता है। मैंने सही तो पूछा था। फिर निहाल उसकी नकल उतरते हुए बोला, आर यू मैड? रिहान को उसकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी, पर वह अपनी हंसी रोक लेता है। ऐसे ही कुछ घंटों का सफर बीत जाता है और वो दोनों जयपुर पहुंच चुके थे। निहाल जयपुर के ट्रैफिक में कार चल रहा है, तभी एक स्कूटी जिसमें 2 लड़कियां बैठी थी कार को आकर टक्कर मार देती है। वो तो कार की स्पीड कम थी और निहाल ने भी ब्रेक लगा लिया था, जिससे किसी को भी चोट नहीं आई थी। निहाल जल्दी से कार से बाहर निकला और उन लड़कियों की मदद करने लगा, लेकिन उनमें से एक लड़की उसे देखते हुई बोली, तुम अंधे हो क्या? गाड़ी देखकर नहीं चला सकते क्या? निहाल यह सुनकर पागल हो जाता है और सोचता है, मैं तो गाड़ी धीरे भी चला रहा था और अपनी साइड में भी था। फिर मेरी गलती कैसे हुई? और मेरी कार को भी स्क्रैच आए हैं, जो शोरूम पर ही ठीक होंगे। अब इन लड़कियों को तो भगवान ही समझे। निहाल को सोचते हुए देखकर वह लड़की बोलती है, खाक हो गए, मेरी स्कूटी को तोड़ दिया, अब इसे कौन ठीक कराएगा? निहाल कौन कराएगा से क्या मतलब? खुद कराओ, तुम्हारी गलती थी। वो लड़की, गलती तुम्हारी थी, तुम मुझे पैसे दोगे स्कूटी ठीक कराने के, नहीं तो मैं तुम्हारी पीट पीट कर भरता बना दूंगी। निहाल तुम मुझे पिटोगी? कभी अपने आप को मिरर में देखा है? देखा भी होगा तो बस चेहरा ही। यह बोलकर निहाल हंसने लगता है।
उन्हें झगड़ते हुए देखकर वो दूसरी लड़की और रिहान जो कार में बैठा था वो परेशान हो गए। रिहान कार से बाहर आ जाता है और निहाल से बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? निहाल, देखो भाई, यह लड़की मुझे परेशान कर रही है, मेरे से स्कूटी के पैसे मांग रही है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब रिहान इस लड़की को देखता है तो उसे जाना पहचाना एहसास होता है। रिहान, निहाल वो जितने पैसे मांग रही दे दे। निहाल, पर यार मेरी गलती नहीं थी। रिहान, कोई बात नहीं, दे दे। वो लड़की बोलती है, देखो तुम्हारा दोस्त कितना समझदार है। फिर वह रिहान से बोलती है, थैंक्स भैया, हमारी मदद के लिए। दूसरी लड़की भी आगे रिहान को बोलती है, थैंक्स आपका। फिर धीरे से बोलती है, मेरी दोस्त थोड़ी सी जिद्दी है लेकिन दिल की अच्छी है। रिहान को उसे अपने सामने देख क्या पता क्यों दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। रिहान उसे गौर से देखने लगते हैं। इसे यह चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था। पतले होठ, मोटी आंखें जो उसकी मासूमियत को बता रहे थे, बेदाग चेहरा जो कि बिना मेकअप के था। निहाल ने भी उस लड़की को पैसे दे दिए। रिहान तो बस उस दूसरी लड़की को देखे जा रहा था जब तक वह दोनों वहां से अपनी स्कूटी लेकर चली नहीं गई। उनके जाने के बाद निहाल रिहान पर भड़कते हुए बोला, तू मेरा दोस्त है या उनका? मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे ही पैसे देने पड़े। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिहान, जाने भी दे अब इस बात को। वैसे भी तेरे पास कौन सी पैसों की कमी है? वैसे भी वह लड़कियां ही थी, उन्हें घर पर डांट पड़ती वो अलग है। निहाल भी उसकी बात समझ जाता है। फिर वह कुछ नहीं बोलता और कार चलाने लगता है। इधर स्कूटी पर दूसरी लड़की उस लड़की से बोलती है, क्या राधा, उन्हें तुम क्यों परेशान कर रही थी? अगर तेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं दे देती। यह गलत बात है। राधा यार, माही तुम बहुत भोली हो। उनकी कार देखी थी, वो बहुत महंगी लग रही थी, मतलब वह बहुत अमीर होंगे। यदि उनके 5 से 6 हजार का नुकसान हो भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? माही, पर यह तो गलत है ना। तुम भी तो जयपुर के सबसे अमीर परिवार से हो। राधा, मैं अमीर हूँ लेकिन यह स्कूटी मुझे पापा ने गिफ्ट की थी। मैं स्कूटी को ऐसी हालत में घर नहीं ले जा सकती हूँ। माही, लेकिन राधा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगली बार जब कभी वो मिलेंगे तब हम उनसे माफी मांग लेंगे। ओके माही अंडरस्कोर, ठीक है। यह थी कहानी की लीड हीरोइन माही कपूर, जो जयपुर के राजघराने से ही बिलोंग करती है। यह बड़ी मासूम है और सबकी लाडली। और इनकी दोस्त राधा राजवंश, जिसे आप सब जन ही गए होंगे, यह भी बड़ी शैतान है, जिनकी शैतानी अभी आपने देख ली होगी। इधर उनकी कार पास आती जा रही थी। रिहान को बेचैनी होने लगती लेकिन वह उस कंट्रोल कर रहा था। निहाल कार ड्राइव करता हुआ रिहान का दिमाग पका था। यह उसका फेवरेट काम जो है। इससे रिहान का दिमाग भी डाइवर्ट हो गया था। कुछ देर में उनकी कार राजवंश विला के सामने आके रुकी। यही दूसरी तरफ हम एक कमरे में देखते हैं जहां एक बाबा तपस्या में लीन थे। उनकी आंख खुलती है और वह अपने आप से बोलने लगते हैं, आखिर वो आ गया, डेविल का अंश। पर इसके दिमाग पर उसका असर नहीं है। इसने बड़ी कुशलता से दिमाग और अपने शरीर को उसके वश में नहीं होने दिया। मैंने 26 साल पहले राजवंश परिवार को बोला था कि यह आप पर रहेगा कि वह डेविल बनेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था। वह तो शुक्र रहे भगवान का जिन्होंने उस बच्चे को एक अच्छे परिवार में भेज दिया। ईश्वर की लीला अपरंपार है। जय शिव शंभू। आखिर कौन था यह बाबा? कुछ देर में निहाल ने कार राजवंश विला के सामने रोकी। वहां के गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया तो निहाल ने उन्हें आर्मी कार दिखाया। गार्ड्स ने उन्हें सैल्यूट करके दरवाजा ओपन कर दिया। रिहान का दिल बेचैन होते जा रहा था। रिहान सोच रहा था, जहां कभी नहीं आने का वादा खुद से किया था, आज किस्मत मुझे अपने आप वहां ले आई। बस यही दुआ कि मैं किसी को पहचान में ना आऊं और अपना काम करके वापस यहां से चुपचाप निकल जाऊं। अगर पहचान में आ गया था तो मेरे से यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूं। रिहान यह सब सोच ही रहा था। निहाल ने उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोला, कहाँ खो गया रिहान? नीचे उतरना, अब अंदर चलते हैं। रिहान चलते हैं। रिहान की आंखें सबसे अलग ब्लू कलर की थी, किसे उससे कोई भी पहचान सकता था, शायद राजवंश फैमिली भी, इसलिए उसने रास्ते में अपनी आंखों पर ब्लैक कलर के लेस लगा लिए थे। निहाल ने रिहान से लेस के बारे में पूछ तो उसने बोल दिया कि उसकी आंखें भीड़ में अलग ही दिखाई देती है, जिससे सबकी नजर उस पर आती है। इससे मिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। निहाल ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। रिहान और निहाल अंदर जाते हैं। रिहान की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी, पर वह अपने आप को कैसे भी कंट्रोल कर रहा था। अंदर देखते हैं तो एक किंग साइज कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 76 साल होगी, बैठे हुए थे। निहाल ने अनुमान लगा लिया कि यही मिस्टर विराट राजवंश होंगे। और रिहान तो सभी को जानता ही था, भले ही उसे वहां से गए 12 साल हो गए थे, लेकिन जिन यादों से तकलीफ मिले वो आसानी से खा भूली जाती है। निहाल उन्हें नमस्ते करता है। नमस्ते मिस्टर राजवंश। विराट राजवंश, जिनका ध्यान अब तक दूसरी तरफ था, उनकी नजर निहाल की तरफ जाती है। वो बोलते हैं, तुम कौन हो? निहाल, हमें ब्रिगेडियर ओम प्रकाश जी ने आपके परिवार की सिक्योरिटी के लिए भेजा है। विराट राजवंश, ओह, तो तुम्हें ब्रिगेडियर ओम प्रकाश ने भेजा है? हाँ, मैंने उसे बोला था अपनी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सोल्डर भेजने के लिए। जब उनकी नजर रिहान पर पड़ती है तो उन्हें कुछ जाना पहचाना एहसास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी शक्ल सुनैना जी से मिलती थी। विराट राजवंश रिहान की तरफ इशारा करते हुए, क्या हम पहले मिल चुके हैं?
रिहान नहीं मिस्टर राजवंश। रिहान ने बस इतना ही बोला। निहाल बोला सॉरी मिस्टर राजवंश पर मेरा दोस्त काम बोलता है को हमारा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं कैप्टन निहाल अग्रोवन और यह मेरा दोस्त और मेरा वर्क पार्टनर कैप्टन रिहान सिंह। विराट राजवंश ठीक है। मैं तुम दोनों के रुकने ले लिए रूम दिखावा देता हूँ। फिर वह अपने सर्वेंट को बोलकर उन्हें रूम दिखा देते हैं। निहाल और रिहान का रूम फर्स्ट फ्लोर पर दिखाया गया। निहाल अपने रूम को देखकर बहुत खुश था और रिहान भी अपने रूम में आ गया। रिहान सोचता है क्या मेरा रूम अभी भी वैसा ही है या कोई रहने लगा। छोड़ इस बात को, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। रिहान अब तक फ्रेश हो चुका था और निहाल भी। अब रात के 8 बज चुके थे। एक सर्वेंट आकर उन्हें खाने के लिए बोलकर चला गया। रिहान और निहाल दोनों नीचे जाते हैं जहां वह देखते हैं एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल जिस पर लगभग 25 से 30 आदमियों के बैठने की जगह थी। रिहान वहां देखता है तो कुछ देखे देखे चेहरे उसे दिखाई देते हैं पर वह पहचान नहीं पा रहा था। उन दोनों को देखकर विराट जी उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं। फिर उन दोनों का इंट्रोडक्शन सबसे करते हुए बोलते हैं मैंने सभी की सिक्योरिटी के लिए मेरे आर्मी फ्रेंड से संपर्क किया था जिन्होंने इन सोल्डर को भेजा है। निहाल की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं यह कैप्टन निहाल। फिर रिहान की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं यह कैप्टन रिहान। फिर वह रिहान और निहाल को उनकी फैमिली से इंट्रोडक्शन करते हुए बोलते हैं यह हमारे साइड में बैठे हुए हमारा बड़ा बेटा सत्य राजवंश। अभी उनकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। यह है हमारी बड़ी बहू सुनैना राजवंश जो दिखाने में खूबसूरत थी लेकिन उनके चेहरे पर एक उदासी थी जैसे वह कई सालों मुस्कुराई ही नहीं हो। उन्होंने जब रिहान को देखा तो उनका दिल बेखी हो उठा। उन्हें फिर से सक्षम की याद आने लगी। उनकी आंखों से आंसू आने लगे लेकिन उन्होंने उन्हें बहाने से रोक लिया। इस तरह से उन्होंने सभी का इंट्रो दे दिया। बस अब बारी थी राधा की जो नीचे सिर करके खाना खा रही थी जैसे वो किसी से बचाने का प्रयास कर रही हो। जब राधा अपना सिर ऊपर उठती है तो निहाल और रिहान हैरान हो जाते हैं। राधा निहाल को अपने दांत दिखाने लगती है। निहाल अपने मन में ओ तो यह पागल लड़की राजवंश फैमिली से ही है। रोड पर तो ऐसे दिखा रही थी जैसे मिडिल क्लास से है। वही राधा अपने मन में है भगवान यह आज के बारे में कहीं यहाँ ना बता दे। भगवान आज बचा ले 1 किलो मिठाई का भोग लगाऊंगी। भगवान को मिठाई का लालच दिया जा रहा है लेकिन आज राधा की किस्मत अच्छी है जो भगवान ने उसकी सुन ली। निहाल ने भी कुछ नहीं बोला और रिहान तो पहले ही कुछ नहीं बोल रहा था। राधा भगवान को थैंक यू बोलने लगती है। सभी का खाना खत्म हो जाता है और अभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रिहान और निहाल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रिहान अपने कमरे में आकर अपने आप को शांत करने लगाता है। उसे रह रह कर उसकी बचपन की बुरी यादें आंखों के सामने आ रही थी इसलिए रिहान कोल्ड शावर लेने लगता है। इधर निहाल भी फ्रेश होकर सोने जा ही रहा होता है कि कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। निहाल इतनी रात को कौन आया होगा। निहाल दरवाजा ओपन करता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वहां राधा खड़ी हुई थी। निहाल तुम इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे के बाहर क्यों खड़ी हुई हो। राधा मैं आज के सॉरी बोलने आई हूँ। निहाल यह सॉरी तुम्हें उस टाइम ही बोल देना चाहिए था। राधा मैं जानती हूँ दिन में मेरी गलती थी पर वह स्कूटी मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी इसलिए मैं स्कूटी को उस हालत में घर नहीं ला सकती थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निहाल का उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर दिल पिघल जाता है और वह बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। राधा खुश होते हुए बोली क्या सच में। निहाल हाँ सच में। अब तुम जा सकती हो। राधा उसे थैंक यू बोलकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। निहाल अपने बेड पर आकर सोने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों के सामने बार बार राधा का मासूम चेहरा उसके सामने आ रहा था। निहाल खुदजे से बोला यह लड़की मुझे पागल कर देगी। अब रात को भी मेरी आंखों के सामने आने लगी है। इधर राधा भी निहाल के बारे में सोच रही थी यार अभी ना उनके बारे में क्या उल्टा सोच रही थी। वह तो काफी अच्छे हैं मुझे यूं ही माफ कर दिया और अपने पैसे भी नहीं मांगे। हाउ स्वीट यह बोलकर वह खुद शर्माने लगती है। यह क्या सोच रही हूँ। राधा फिर रिहान के बारे में सोचते हुए खुद से बोलती है वह दूसरा लड़का क्या नाम है उसका रिहान। उसे देखकर मुझे कुछ जाना पहचाना एहसास होते हैं। वह मुझे सक्षम भाई की याद दिलाता है। आखिर आप कहाँ गए सक्षम भाई। यह सोचते सोचते राधा को नींद आ जाती है। दूसरे कमरे में रिहान आज के बारे में सोच रहा था। इस घर में अगर कोई था जिसकी वह बचपन में दिल से परवाह करता था तो वह राधा थी। इसलिए दिन में राधा को देखकर रिहान को जानी पहचानी फीलिंग हुई थी इसलिए उसने राधा की मदद की थी। फिर उसके सामने माही का खूबसूरत चेहरा आने लगते हैं। वह अपने आप से ही बोलता है उस लड़की को मैंने कहीं ना कहीं पहले भी देखा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रही है। अचानक रिहान को कुछ याद आता है और किसी को कॉल मिलता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है यस बॉस। रिहान वरुण राजवंश कारपोरेशन से मीटिंग कब है। वरुण बॉस अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल कर दिया। इस बारे में सुबह आपको कॉल करने वाला था। मीटिंग कल 4 बजे होटल राजश्री में है। रिहान ठीक है यह मीटिंग में अटेंड कर लूंगा। तुम इस समय कहाँ हो। वरुण बॉस आपने मुझे दिल्ली में ब्राज को देखने के लिए बोला था इसलिए आज ही दिल्ली आ गया हूँ। रिहान ठीक है। रिहान फिर कॉल कट कर देता है और सो जाता है। सुबह 4 बजे रिहान को आंखें खुलती है।
फिर वह निहाल के कमरे में उसे जागने के लिए जाता है। रिहान निहाल के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। निहाल एक ही बार में उठ जाता है, क्योंकि अगर निहाल उठता नहीं था तो रिहान उसे एक्स्ट्रा रनिंग करने या कोई दूसरी सजा देता था। निहाल उठकर दरवाजा खोलता है तो उसे रिहान दिखाई देता है। निहाल रिहान को देखकर बोलता है, यार आज तो आराम से सो जाने दे, कल से एक्सरसाइज करते हैं। यह बोलकर गेट बंद करने लगता है। रिहान गेट को पकड़ को निहाल से बोला, आज तुम ग्राउंड के 5 चक्कर लगाना पड़ेगा। यह सुनते ही निहाल की पूरी नींद उड़ जाती है और वह रिहान से बोलता है, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो जाते हो, चलो चलते हैं। रिहान जल्दी नीचे आ जा। रिहान और निहाल घर के बाहर ग्राउंड में चले जाते हैं और वहां एक्सरसाइज करते हैं। 6 बजे वह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों फ्रेश हो जाते हैं। निहाल फ्रेश होकर रिहान के कमरे में चला जाता है। निहाल रिहान से बोलता है, आज राजवंश कारपोरेशन से मीटिंग है, मीटिंग में तुम जाओगे या मैं जाऊं? रिहान, इस मीटिंग को मैं ही जाऊंगा। निहाल, क्या मैं भी साथ चलूं? रिहान, नहीं। निहाल, क्यों ना मीटिंग हम यही रख ले? रिहान, नहीं, उन सभी को हम अपनी दूसरी पहचान नहीं बताएंगे, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिजनेस लाइफ से अलग रखेंगे। निहाल, तुम क्या करने की सोचा रहे हो? रिहान निहाल के सवाल को इग्नोर करके उसे बोलता है, हमें अब राजवंश फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए और टेररिस्ट को पकड़ना चाहिए। निहाल, तुमने कुछ प्लान बनाया है क्या? रिहान, अभी तक तो नहीं बनाया, लेकिन अब बना लेंगे। निहाल, तो अब जल्दी बना। रिहान, हमें घर की सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढना होगा, वे टेररिस्ट इसी को ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे। निहाल, हाँ मैं पता करता हूँ। तभी वहां एक सर्वेंट आ जाता है जो उन्हें नशे के लिए बुलाने आया था। वे दोनों भी नीचे आ जाते हो और उन सभी के साथ नाश्ता करने लगते हैं। विराट जी बोलते हैं, आज की मीटिंग जो पार्थ इंटरप्राइज के साथ है उसे कौन अटेंड करेगा? सत्य जी, डेड, आज की मीटिंग बहुत बड़ी है, जिसमें हम 1000 करोड़ इन्वेस्ट करके प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो हमें 20,000 करोड़ तक फायदा हो सकता है, इसलिए इस मीटिंग को आदि और अमन अटेंड करेंगे। बाकी यदि डील हो जाती है तो इस प्रोजेक्ट को आदि, अमन और अवनी तीनों संभाल लेंगे। सत्य जी की बात सुनकर अमन, आदि और अवनी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। रिहान और निहाल उनके बारे में कुछ नहीं बोलते और ना ही मीटिंग के बारे में कुछ बोलते हैं। रिहान और निहाल अपना नाश्ता खत्म करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रिहान अपने कमरे में आकर मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है जो वह अपने साथ ले आया था और उस डील के रूल्स को ध्यान से देखता है। वही इधर दूसरे कमरे में विराट जी, दीपक जी, सत्य जी, आदि, अमन और अमन बैठे हुए थे। वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सत्य जी, डेड, पार्थ इंटरप्राइज के डायरेक्टर मिस्टर आरएस इस डील को अटेंड करेंगे, मैंने उनके कंपनी के सीईओ से बात की थी। विराट जी, तो तुमने आरएस के बारे में कुछ पता कराया? सत्य जी, डेड, मैंने कोशिश की थी लेकिन कुछ ज्यादा पता नहीं चला है। वह दुनिया वालों से अपनी पहचान छिपा कर रहना चाहता है, जबकि वह किसी मीटिंग में जाता है तो अपने फेस पर मास्क और ग्लासेस लगाकर रखता है। दीपक जी, डेड, मैंने यह भी सुना है कि मिस्टर आरएस का गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अधिकांश बिजनेसमैन उसने मीटिंग करते ही नहीं है, उनकी कंपनी का सीईओ ही अधिकांश मीटिंग करता है। विराट जी, हमें आज की मीटिंग में कैसे भी प्रोजेक्ट को हासिल करना होगा। इस मीटिंग में सत्य, आदि और अमन अटेंड कर ही लेंगे और दीपक और अवनी अभी के करेंट प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। सभी हाँ बोलते हैं और कमरे में चले जाते हैं। 1 बजे तक रिहान भी अपना प्रपोजल तैयार कर लेता है और अभी ही होटल के लिए निकल जाता है जिसे उसे कोई देख ना सके। वहां रिहान ने रूम बुक कर लिया था और अपने साथ कपड़े भी ले गया था जो उसे मीटिंग में पहनने थे। 4 बजे एक कमरे में सत्य जी, आदि और अमन तीनों टेबल के चारों और सोफे पर बैठे हुए थे। वे बैसबरी से आरएस का आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहां का दरवाजा खुलता है और एक लड़का अंदर आता है जिसने ब्लैक सूट, ब्लैक मास्क और ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए हैं। वे तीनों जब इस लड़के को देखते हैं तो उसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक था। रिहान का ऑरा इतना ज्यादा डरावना नहीं होता था जब वह नॉर्मल रहता है, लेकिन बिजनेस और अपने मिशन पर लड़ते समय उसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वे तीनों मिस्टर आरएस से हाथ मिलाते हैं और हेलो बोलते हैं। रिहान भी उन्हें एरोगेंट तरीके से हेलो बोलता है। सत्य जी, कैसे है मिस्टर आरएस? उनकी बात का रिहान कोई जवाब नहीं देता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। सत्य जी की बात का जवाब न देते देख आदि और अमन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। रिहान, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्या हम मीटिंग स्टार्ट करें? सत्य जी अपने मन में सोचते हैं, यह लड़का तो बिल्कुल जैसा सुना था वैसा ही, आखिर यह कौन? इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइट हूँ। सत्य जी, ठीक है, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सत्य जी रिहान को डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और उन पर कुछ बातें करते हैं। रिहान, मिस्टर राजवंश, मुझे ये डील पसंद है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। सत्य जी, आरएस, कौन सी चीजें आप मुझे बता सकते हैं? रिहान, इस डील का प्रॉफिट 50 से 50 नहीं होगा बल्कि 7 से 40 होगा, जिसमें 40% आपका होगा। सत्य जी रिहान की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर आरएस, यह इस प्रॉफिट की मुख्य टर्म थी, आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? रिहान एरोगेंटली बोला, बिल्कुल कर सकता हूँ,
आप ही सोचिए, आप प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट की मिनिमम स्पेंड अमाउंट 2000 करोड़ के स्मेथिंग होगी। मतलब इससे ज्यादा स्पेंड होने के पूरे चांसेज है। आदि जो कब से रिहान की बात सुन रहा था, वह बोला, लेकिन हम उसमें पैसे ऐड भी तो कर सकते हैं। रिहान, मिस्टर आदि राजवंश, माफ कीजिए, लेकिन 1000 करोड़ अमाउंट भी आपको ज्यादा बताई गई थी। मैंने तो आपको सिर्फ 25% प्रॉफिट देने का ही मन था, लेकिन आपकी कंपनी का प्रपोजल काफी अच्छा है, वह हमें ज्यादा मुनाफा दे पाएगी, इसलिए मैंने 40% की बात कही। फिर अमन बोलता है, मिस्टर आरएस, इस प्रोजेक्ट का आपने प्रॉफिट का अनुमान भी लगाया होगा, तो आप बता सकते हैं। रिहान, जरूर मिस्टर अमन राजवंश, यदि कोई दूसरी कंपनी इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करती है तो इसका प्रॉफिट 20,000 करोड़ हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी राजवंश इसे टेक ओवर करती है तो इसका प्रॉफिट बढ़कर 25,000 करोड़ हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी 80% तक है। रिहान का जवाब सुनकर तीनों शौक हो जाते हैं। सत्य जी अपने मन में सोचने लगते हैं, यह लड़का तो सोचा था उससे भी चालक और इंटेलिजेंट है, आखिर यह है कौन? सत्य जी, कोई शक नहीं मिस्टर रुपए, आप काफी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हैं। आखिर मानना पड़ेगा, आपके बारे में जो सुना था वह सब सच है। आप काफी यंग है, शायद मेरे बेटे से भी छोटे, और इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल करना वाकई ही तारीफ के योग्य है। रिहान बिल्कुल अरोगेंटली और कोल्डली बोला, क्या है ना मिस्टर राजवंश, कब फेंकी हुई चीज सोना बन जाए किसी को पता नहीं रहती है। सत्य जी रिहान की बात का मतलब सोचने लगते हैं। रिहान, ज्यादा मत सोचिए मिस्टर राजवंश, मैंने यह बात ऐसे ही बोल दी थी। रिहान रूम से बाहर निकलता हुआ बोलता है, मिस्टर राजवंश, आप सोचकर अपना निर्णय कर लेना और मेरे असिस्टेंट से बात कर लेना। यह बोलकर रिहान वहां से चला जाता है और सत्य जी, आदि और अमन उसे ही देखते रह जाते हैं। क्या यह डील राजवंश कॉर्पोरेशन फाइनल करेगी या नहीं? रिहान सत्य जी को 60 से 40 प्रॉफिट के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। वही सत्य जी, आदि और अमन बस हैरानी से रिहान को देखते रहते हैं। सत्य जी बोलते हैं, यह लड़का काफी स्मार्ट है, मेरी सोचा से भी ज्यादा। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इतना एनालिसिस करके आया होगा। कोई शक नहीं कि इसने अपनी कंपनी को मात्र 4 साल में इंडिया की टॉप 10 कंपनी में शामिल कर दिया। यदि इसका यह प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो पार्थ इंटरप्राइज इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में शुमार हो जाएगी। आदि, डेड, अब हमें क्या करना चाहिए? अमन, हमें सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। सत्य, हम इसके बारे में घर जाकर बात करेंगे। दूसरी तरफ रिहान होटल के कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है और उन सभी का यहां से जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर में वे तीनों होटल से राजवंश विला चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ समय बाद रिहान भी राजवंश विला के लिए निकल जाता है। इधर निहाल राजवंश परिवार के बारे में छोटी से छोटी बात पता करने में लगा था, जिससे उन्हें कुछ मदद मिल सके। अब तक रात के 7 बज गए थे। एक कमरे में विराट जी, सत्य जी, दीपक जी, आदि, अमन और अवनी बैठे हुए हैं। विराट जी, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? आज मीटिंग में क्या हुआ? सत्य जी, डेड आरएस ने डील में चेंज करने के लिए बोला है। उसने बोला है कि प्रॉफिट 50-50 ना होकर 60 से 40 होगा। विराट जी थोड़े गुस्से में बोले, वह ऐसा कैसे कर सकता है? सत्य जी, डेड, उसने हमारी कंपनी के बारे में सब एनालिसिस कर रखा है, उसने अनुमान प्रॉफिट का अनुमान भी लगा रखा है। यह बोलकर वह चुप हो जाते हैं। विराट जी, क्या? सत्य जी, 25,000 करोड़। यह सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। विराट जी, उसने इतना एक्यूरेट अनुमान कैसे लगाया? उसके स्पाई हमारी कंपनी में तो नहीं है। दीपक जी, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पिछले 1 साल से आरएस कंपनी को कश्मीर से ही ऑपरेट कर रहा है और उसकी कंपनी का जयपुर में कोई संपर्क नहीं है। विराट जी, फिर तो यह लड़का सच में जीनियस है, उसके बारे में सभी सच कहते हैं, वो बिजनेस का डेविल है। जिस मीटिंग में वह जाता है, मीटिंग को लीड वह करने लगता है, किसी को बोलने तक का टाइम नहीं देता है। सत्य जी, फिर डेड हमें क्या करना चाहिए? विराट जी, हमें यह डील कर लेनी चाहिए, इसमें हमारा कई नुकसान नहीं है। फिर बाद में यह तो निश्चित है कि यह पार्थ इंटरप्राइज कुछ समय बाद ऊंचाइयों को छुएगी, हमें इससे अच्छे संबंध रखना चाहिए। सत्य जी, ठीक है डेड, मैं उनके सीईओ से बात करता हूँ। विराट, ठीक है। इधर रिहान आज की डील के बारे में सोचा रहा था। रिहान प्रोफेशनल काम को पर्सनल लाइफ से दूर रखता था, इसलिए उसने राजवंश फैमिली से डील करने का डिसीजन लिया। रिहान ने आज की डील का प्रॉफिट 1 महीने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, जब वह कश्मीर अपने ऑफिस में गया था। रात 8 बज जाते हैं, सभी डिनर करने नीचे आ जाते हैं। एक सर्वेज जाकर रिहान और निहाल को भी बुला लाता है। जब रिहान वहां आया तब सभी की नजर उस पर हो गई, क्योंकि उसने अभी तक उनसे कोई बात नहीं की थी और सबको उससे कुछ जाना पहचाना एहसास होता था। खास करके सुनैना जी को रिहान को देख कर सक्षम की याद आ रही थी। वह बड़े मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल करके बैठी हुई थी। रिहान को उनको इग्नोर करके खाना खाने लगता है। विराट जी बोलते हैं, सोल्जर, आपने सिक्योरिटी का कुछ इंतजाम किया? निहाल, जिन टेररिस्ट की धमकी आपको मिली है वह आपके फैमिली में से किसी को टारगेट करने की कोशिश करेगा। खास करके मिस राधा को सबसे ज्यादा खतरा है, तो उनकी सिक्योरिटी के साथ उनके साथ किसी होना जरूरी है। और बाकी सभी भी अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। आपने पहले ही घर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट की हुए, इसलिए आप सभी को खतरा घर के बाहर ही हो सकता है। विराट जी, कैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर।
फिर सभी अपना खाना खत्म कर लेते हैं। रिहान और निहाल भी अपने रूम में चले जाते हैं। रिहान अपने रूम में शावर लेने लगता है। शावर लेकर वह सलोनी जी, पार्थ और प्रीतम जी से बातें करता है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खोलकर निहाल अंदर आ जाता है और रिहान से आज की मीटिंग के बारे में बता देता है। निहाल हैरान होते हुए बोलता है, तूने मीटिंग की है या इनके धमका कराया है? वो डील के लिए मना तो नहीं कर देंगे ना? रिहान, नहीं। निहाल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रिहान, यदि अनुमान लगाया जाए तो 40% प्रॉफिट 1000 करोड़ के समथिंग होगा, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, और हमारी ग्रोथ को देखते हुए वो हमसे डील कैंसल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। निहाल उसकी बात पर ज्यादा हैरान नहीं होता है, क्योंकि रिहान ही कंपनी की 80% डील की प्रॉफिट की कैलकुलेशन और प्लान वरुण को बताता था, जिसकी मदद से वरुण मीटिंग को सक्सेसफुली हैंडल करता था। निहाल, अब हमें सिक्योरिटी के लिए भी कुछ प्लान कर लेना चाहिए। रिहान, हाँ। तुम मुझे लेटेस्ट न्यूज बता जिसकी वजह से राजवंश फैमिली को टेररिस्ट से धमकी मिल रही है। निहाल रिहान को कुछ बताता है तो रिहान हैरान हो जाता है। आखिर निहाल ने रिहान को ऐसा क्या बताया कि वह हैरान हो गया? निहाल रिहान को बताता है कि उन टेररिस्ट ने मिस्टर विराट राजवंश को कॉल करके उन्हें धमकी दी है, अगर वह उन्हें 1000 करोड़ नहीं देते हैं तो वह पूरे राजवंश परिवार को खत्म कर देंगे। रिहान 1000 करोड़ सुनकर अपनी हैरानी छुपा नहीं पाता और निहाल से पूछता है, उसने कॉल किया था, उसे डायरेक्ट नहीं किया गया क्या? निहाल, बाद में पुलिस ने कॉल को डिटेक्ट करने की कोशिश की थी कि वह कॉल कहां से किया गया है, लेकिन हर बार अलग लोकेशन बता रहा है। वह कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तभी इतने पैसों की जरूरत पड़ी है। रिहान, अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो वह इतनी सिक्योरिटी में बच नहीं पाते, और सबसे बड़ी बात, वह राजवंश परिवार को निशाना नहीं बनाते। निहाल, अगर तुम सही हो तो हमें आगे क्या करना चाहिए? निहाल की बात सुनकर रिहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। निहाल को रिहान की डेविल स्माइल देख के समझ में आ जाता है कि रिहान कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। निहाल, तुम क्या करने की सोच रहा है? रिहान, उन्होंने बस आईपी एड्रेस बदला है, मैं उनकी जिंदगी बदल दूंगा। वह जिस बिल में छुपे होंगे वहां से निकाल कर लाऊंगा। तुम मुझे राजवंश परिवार के दुश्मनी के बारे में बताओ। रिहान ने जब घर छोड़ा था तब वह सिर्फ 13 साल का बच्चा था, जिस अपने ही घर में किसी अनजान की तरह रहना पड़ता था, इसलिए उसे राजवंश परिवार के दुश्मनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। निहाल, जहां तक मुझे पता चला है, राजवंश परिवार की सालों से जयपुर के ही एक बड़े परिवार काठौरी फैमिली से दुश्मनी चलती आ रही है। रिहान, अब हमें अपनी टीम को बुला लेना चाहिए। निहाल, क्या यह सही टाइम है? रिहान, हाँ बिल्कुल। वीआर को कॉल करके जयपुर आने के लिए बोल देना और बाकी 4 को भी साथ ले आए। रिहान और निहाल के अलावा उसकी टीम में 5 मेंबर है, जिसका नाम ओरिजिनेटर फोर्स टीम है। रिहान और निहाल कैप्टन की पोस्ट पर है, बाकी लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर है। यह किसी मिशन अपने नाम का यूज नहीं करते हैं, इन्हें इनके निक नामों से जाना जाता है। इनकी टीम एक से बढ़कर एक फाइटर था, जिसे हराना बड़े से बड़े दुश्मन के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। रिहान ने यह टीम 2 साल पहले बनाई थी, जब उसका और निहाल का प्रमोशन होल कैप्टन बने थे। तब हाई कमेंडेशन से इस टीम को बनाई थी, जिसका प्रत्येक सदस्य खुद रिहान ने उनकी काबिलियत देखकर सिलेक्ट किया था। अभी तक इस टीम ने सिर्फ 6 मिशन ही किए हैं, लेकिन 6 के 6 मिशन बिना किसी की जान को खतरा पहुंचे पूरा हुए थे। यह 6 मिशन इंडिया के सबसे बड़े और खतरनाक मिशन थे। रिहान को ब्लैक डेविल के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़ा टेररिस्ट की आंखों में खौफ भर जाता है। रिहान कभी भी अपने दुश्मन पर तरस नहीं खाता है। रिहान टीम का लीडर भी है। निहाल को किंग के नाम से जाना जाता है, जिसका रुतबा भी रिहान जैसा ही था। निहाल टीम का वाइस लीडर है, लेकिन टीम को अधिकांश लीड निहाल ही करता है, क्योंकि रिहान अधिकांश टीम को 2 हिस्सों में बांटता है, एक जिसमें सिर्फ वह होता था और दूसरा जिसमें निहाल तथा बाकी सभी होते थे। तीसरा मेंबर वेदांश राठौर, 28 साल, जिसे वीआर के नाम से जाना जाता है, जो रिहान और निहाल की एब्सेंट में टीम को लीड करता है। फोर्थ मेंबर अतुल शर्मा, 27 साल, जिसे एस के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट स्नाइपर और जासूसों में से एक है। फिफ्थ मेंबर अयान माहेश्वरी, 25 साल, जिसे एएम के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट हैकर है, जो किसी भी चीज को आसानी से हैक कर लेता है। सिक्स्थ मेंबर अनामिक ठाकुर, 24 साल, जिसे एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो अपना रूप बदलने में और एक्टिंग करने में माहिर है। लास्ट मेंबर वंशिका दुबे, 25 साल, जिसे बीडी के नाम से जाना जाता है, जो मार्शल आर्ट में जीनियस है और किसी को भी अपनी बातों में आसानी से फंसा लेती है। रिहान ने उन सभी को टीम में उनकी खास बातों के कारण और लड़ने में और गन चलाने में माहिर है, और वह रिहान के भरोसे पर खरे भी उतरे हैं। निहाल, अगर यह बात यहां फैल गई कि ब्लैक डेविल और उसकी टीम और ओरिजिनेटर फोर्स टीम जयपुर में है, तो टेररिस्ट भाग भी सकते हैं। रिहान, वह नहीं भागेंगे। वह जो कोई भी है उसे पता है कि इस मिशन को शायद ऑफ को ही दिया जाएगा। आखिर उन्होंने राजवंश परिवार को धमकी दी है, उनके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। निहाल, मानना पड़ेगा रिहान, तुम दूर की सोच भी रखते हो। रिहान उसे कुछ नहीं बोलता है। निहाल, मैं अभी वेदांश को कॉल मिलाकर आने के लिए बोल देता हूँ। निहाल कॉल मिलाकर बालकनी में चला जाता है और बातें करने लगता है। कुछ देर बाद वह कमरे में वापस आ जाता है और रिहान से बोलता है, मैंने वेदांश को टीम के साथ आने के लिए बोल दिया है, वह 2 दिन में यह पहुंच जाएगा। रिहान, ठीक है, लेकिन राजवंश परिवार में सबसे ज्यादा खतरा राधा को है।
तुम्हें उसकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा उसके साथ रहना होगा। आखिर रिहान को राधा इतनी फिक्र है, क्या वह अपनी हाथ पर बंदी राखी का कर्तव्य निभा रहा है? रिहान ने निहाल को राधा की सिक्योरिटी के लिए हमेशा उसके साथ रहने के लिए बोला। निहाल ठीक है, मैं हमेशा उस पर नजर रखूंगा। रिहान ठीक है, तुम अब अपने कमरे में जाओ। निहाल रिहान को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। रिहान भी अपने बात पर ले जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार राधा का उसके प्रति सॉफ्ट बिहेवियर याद आ रहा था। वह अपने आप से वादा करता है कि वह राधा को कुछ नहीं होने देगा। यह सोचते सोचते 1 बज जाते हैं जब उसे नींद आती है, लेकिन 4 बजे ही वापस अपने बचपन की बुरी यादों के कारण नींद टूट जाती है। यह रोज का ही रूटीन हो गया था। रिहान ने निहाल को उठाकर अपने साथ एक्सरसाइज करने ले जाता है, फिर नहाकर सभी के साथ नाश्ता करते हैं और निहाल राधा को सेफ्टी के लिए बोलता है। मीना जी निहाल को बोलती है, बेटा तुम्हारा दोस्त कुछ बोलता नहीं है क्या? निहाल बोलता है, आंटी जी पर इसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। मीना जी लेकिन ऐसा क्यों, हम भी तो इसके घर वालों जैसे ही है, हमसे बोलने में इसे क्या शर्म? उनकी बात सुनकर रिहान को गुस्सा आ रहा है। उसकी चमच पर पकड़ मजबूत हो जाती है। वह गुस्से में बोलता है, मिसेज राजवंश मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ। मैं आप सबकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा भेजा गया सिर्फ एक सोल्डर हूँ जो बस अपनी ड्यूटी से मतलब रखता है। यह बोलकर रिहान अपने कमरे में चला जाता है। पीछे सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं जब तक वह कमरे में नहीं चला जाता है। निहाल देखता कि सभी की नजर उस पर है तो वह बोलता है उसकी तरफ से, सॉरी आंटी जी, वह ऐसा ही है, वह किसी से ज्यादा बोलता नहीं है, खासकर वह नए रिश्ते नहीं बनाता है। मीना जी कोई बात नहीं बेटा, लेकिन बेटा उसके साथ कुछ हुआ है क्या? निहाल वह तो नहीं पता आंटी जी, वह किसी को भी कुछ नहीं बताता है। मैं उसके साथ पिछले 13 सालों से हूँ, लेकिन आज तक उसने कभी अपने पास के बारे में मुझे नहीं बताया। मीना जी ठीक है बेटा, तुम अपना नाश्ता कर लो। निहाल भी अपना नाश्ता करके अपने कमरे में चला जाता है। इधर सभी अभी हुआ उसके बारे में सोच रहे थे, तभी विराट जी सबसे बोले, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस लड़के से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। सत्य जी डेड, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर सभी बोलते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही लगता है। विराट जी पता करना पड़ेगा, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं क्या? फिर दीपक जी राधा से बोलते हैं, बेटा अब तुम बिना मतलब घर से बाहर नहीं जाओगी। राधा पर पापा। दीपक जी उसकी बात बीच में काटते हुए बोले, तुमने सुना नहीं, तुम ही खतरा है। उन सोल्डर ने क्या बोला है? फिर राधा भी कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। सभी अपना अपना काम करने लगते हैं। रात हो जाती है। सभी अपना खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। निहाल अपने कमरे में शावर लेकर कपड़े पहन लेता है, तभी उसके कमरे के दरवाजे को कोई खटखटाता है। निहाल दरवाजा खोलता है तो राधा को देखता है। निहाल तुम यहाँ क्यों आए हो? राधा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निहाल बोलो। राधा मुझे अंदर तो आने दो। निहाल दरवाजे से हट जाता है। राधा भी अंदर आ जाती है। राधा तुमने मेरा बाहर जाना बंद क्यों करवाया? निहाल मैंने कब करवा दिया तुम्हारा बाहर जाना बंद? राधा तुम ही तो बोल रहे थे कि मुझे खतरा है, तो पापा ने मेरा बाहर जाना ही बंद कर दिया। निहाल मैंने बस यह बोला था कि तुम्हें खतरा है और कुछ नहीं। राधा लेकिन गलती तुम्हारी है। निहाल ठीक है, तुम कभी बाहर जाओ तो मुझे साथ ले चलाना। राधा खुश होते हुए बोली, प्रोमिस करो। निहाल उसे प्रोमिस करता है और बोलता है, तुम अपनी किस दोस्त को भी यही बुला लो जिससे घर पर तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, इससे तुम्हें बाहर जाने का ज्यादा मन भी नहीं करेगा। राधा तुमने ये बैक टू सही कही, मैं माही को यही बुला लेती हूँ। राधा उसे गुड नाइट विश करके अपने कमरे में चली जाती है। माही क्या तुम अभी भी सक्षम को याद करती हो? राधा उदास होते हुए बोली, हाँ बहुत ज्यादा। यहाँ से जाने से पहले उन्होंने मुझे किडनैप होने से बचाया था, लेकिन बड़े पापा ने उस दिन सक्षम भाई को बहुत पीटा, तब इसलिए वह घर छोड़कर चले गए। इससे पहले भी बड़े पापा ने सक्षम भाई को छोटी छोटी बातों पर पीटा था, लेकिन इस बार क्या पता सक्षम भाई चले गए। माही लेकिन सत्य अंकल ने सक्षम को क्यों पीटा था? राधा मुझे मालूम नहीं है और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। माही ने देखा कि राधा सक्षम की बात करते हुए बहुत उदास हो गई है, इसलिए उसने बात को पलटते हुए बोला, वैसे क्या तुम्हें निहाल पसंद है? राधा अभी हुई बात को भूल जाती है और शर्माते हुए बोलती है, नहीं तो। माही फिर तुम शर्मा क्यों रही हो? राधा मैं कहाँ शर्मा रही हूँ, तुम्हें ज्यादा दिखाने लगा है। माही उसका जवाब सुनकर हंसने लगती है। क्या माही रिहान को पहचान पाएगी कि वही उसका ब्लैक डेविल है? माही राधा को शर्माते हुए देख हंसने लगती है। राधा तुम मुझ पर हंस क्यों रही हो? अब मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करूंगी। माही हंसना बंद कर देती है और राधा से बोलती है, सॉरी राधा मैं तो बस मजाक कर रही थी। राधा ठीक है, तुम अपने सामानों को अनपैक कर दे, अब तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही रुकोगी। माही ठीक है। दूसरी तरफ निहाल और रिहान अपने बाकी टीम मेंबर से मिलने होटल पहुंच जाते हैं। वे दोनों उनके कमरे में पहुंच जाते हैं जहां वे सभी रुके हुए थे। पांचों रिहान और निहाल को देखते ही सैल्यूट करते हैं। रिहान कैसी रही तुम सबके हॉलीडे? वी आर ठीक गई सर। रिहान तुम मुझे मिशन के दौरान निक नेम से ही बुलाया करो
और अभी मिशन स्टार्ट हो चुका है। VR_ समझ गया ब्लैक डेविल। रिहान ठीक है, अब तुम्हें मिशन के बारे में बताता हूँ। कुछ दिन पहले राजवंश फैमिली को टेररिस्ट द्वारा कॉल आया था। उन्होंने राजवंश फैमिली से पैसों की डिमांड की है। नहीं देने पर परिवार वालों को मरने की धमकी दी है। उन्होंने जयपुर के बड़े परिवार को धमकी देने की कोशिश की है। इसका मतलब वह ऑफ के बारे में जानता है। शायद वह जो कोई भी है हमसे मिल चुका है। VR वह कौन हो सकता है? ब्लैक डेविल। रिहान वह जो कोई भी है उसके साथ जयपुर के दूसरे बड़े परिवारों का सपोर्ट हो सकता है। _ ब्लैक डेविल मुझे अपना काम समझ में आ गया। मुझे कौन से परिवार की जासूसी करनी है? रिहान कटोरी परिवार की हर हरकत पर नजर रखना। ASOK Black Devil. रीन_VR @ और VD तुम तीनों राजवंश विला के 3 किलोमीटर के दायरे में हो रही छोटी से छोटी चीज पर ध्यान रखना। अगर किसी पर शक हो तो उसे अपने सीक्रेट बेस पर ले जाना। तीनों ने एक साथ हाँ बोला। रिहान एवं तुम फ्लैट में अपना सेट अप रेडी कर लो, उसके बाद निहाल को नंबर दे, उनको ट्रेस करने की कोशिश करो। IP एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है। M__ कल तक मैं अपना सेट अप फ्लैट पर सेट कर दूंगा, उसके बाद नंबर को ट्रेस कर लेंगे। रिहान ठीक है, किंग और मैं राजवंश विला रह कर उनकी सेफ्टी करेंगे। निहाल तुम पांचों ने अपना अपना काम समझ लिया होगा। अपना सामान लेकर इस एड्रेस पर चले जाना। मैंने एड्रेस मैसेज कर दिया है और सीक्रेट बेस का एड्रेस भी मैसेज कर दिया है। तुम सब फ्लैट हमसे ज्यादा दूर भी है, बस 10 मिनट की दूरी पर है। और एक और बात, तुम सभी नई सिम निकलवा लेना। कोई भी अपने पर्सनल नंबर से कॉल नहीं करेगा। VR यस किंग, हम समझ गए। अब हम चलते हैं, तुम सभी भी चले जाना। उन सबको बाय बोलकर रिहान और निहाल राजवंश विला के लिए निकल जाते हैं। VR यार ब्लैक डेविल और किंग का ऑरा ही अलग है ना। AJ हाँ। इधर रिहान और निहाल भी राजवंश विला पहुंच जाते हैं। तभी रिहान को पार्थ का कॉल आ जाता है। वह पार्थ से बात करने लगता है, जिससे उसकी टक्कर किसी लड़की से हो जाती है। वह लड़की और कोई भी माही ही थी जो नीचे आ रही थी, तभी रिहान से टकरा जाती है। रिहान उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है, जैसे वह किसी को याद कर रहा हो। माही गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब उसे चोट महसूस नहीं होती तो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसे रिहान का चेहरा दिखाई देता है, जो उसे ही बड़े ध्यान से देख रहा है। माही भी उसके आंखों को गैर देखने लगती है। तभी रिहान उसे सीधा खड़ा करता है और उससे बोलता है, सॉरी मैं देख कर नहीं चल रहा था। माही सॉरी मेरा भी ध्यान नहीं था। रिहान कोई बात नहीं, आप जा सकती है। माही ठीक है। निहाल जो कब से उन्हें देख रहा था, वह रिहान को किसी से इतनी देर बात करते देख बहुत ज्यादा हैरान था। निहाल अपने मन में कही मुझे मेरी भाभी तो NSTI मिल गई। यह सोच सोच कर निहाल स्माइल कर रहा था। रिहान निहाल को स्माइल करते देख उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वह ऐसा ही कुछ उल्टा सोच रहा होगा। रिहान अपने कमरे में चला जाता है। निहाल भी अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन अब उसके दिमाग में माही और रिहान को एक साथ लाने का प्लान चलने लगा था। रात को सभी एक साथ डिनर करते हैं। माही की आंखें बार बार रिहान से टकरा रही थी। इसी तरह निहाल और राधा की निगाहें करा रही थी। तभी दीपक जी निहाल से बोलते हैं, बेटा तुम्हारे बारे में कुछ बताओ, इतने दिन हो जाए हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। निहाल अंकल जी आप एक सोल्डर के बारे में क्या जानना चाहते हैं? दीपक जी बेटा आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली के बारे में। निहाल अंकल जी मेरा घर दिल्ली में है, मेरा परिवार भी दिल्ली में ही रहता है, मेरी फैमिली छोटा सा बिजनेस भी है। दीपक जी तुम्हारे परिवार कौन सा है? निहाल मैं रॉय परिवार से हूँ अंकल जी। रॉय परिवार का नाम सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। आखिर सभी रॉय परिवार का सुनकर हैरान क्यों हो जाते हैं? निहाल जब दीपक जी को अपना परिवार रॉय परिवार बताता है तो सभी हैरान हो जाते हैं। दीपक जी तुम सच में रॉय परिवार से हो? निहाल हाँ अंकल जी, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? दीपक जी रॉय परिवार दिल्ली के बड़े परिवारों में से एक है, हैरान तो होना ही था। आदि अगर तुम रॉय परिवार से हो तो आर्मी क्यों ज्वाइन की हुए है, अपना बिजनेस क्यों हैंडल नहीं किया? निहाल मेरे पापा और रिहान के पापा बचपन के फ्रेंड थे। जब मैं 15 साल का तब रिहान मुझसे मिला। शुरुआत में रिहान मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था, लेकिन मुझे इसे अपना दोस्त बनाना था, तुम इसके चिपके रहता था। आखिर में यह परेशान होकर मुझे दोस्ती कर ही ली। फिर मैं और रिहान साथ ही पड़े हैं। रिहान ने फिर आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा बताई। मुझे इसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने भी इसके साथ आर्मी एकेडमी ज्वाइन कर ली। फिर हम दोनों एक साथ आर्मी में सिलेक्ट हो गए, फिर साथ साथ मिशन भी किए हैं। और बिजनेस की बात तो मेरा एक बड़ा भाई है जो बिजनेस को हैंडल करता है। साधना जी तुम दोनों बचपन से साथ हो। निहाल आंटी जी। ऐसे बातें करते हुए सभी नाश्ता कर लेते हैं और अपने अपने काम करने लगते हैं। रिहान और निहाल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रिहान शावर लेकर कपड़े चेंज कर लेता है। तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। रिहान जल्दी से दरवाजा खोलता है तो उससे बाहर माही दिखाई देती है। माही मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रिहान क्या बात करनी है तुम्हें? माही पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए।
रिहान आगे से हट जाता है और माही उसके कमरे के अंदर आ जाती है। रिहान अब बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी? माही क्या आप ब्लैक डेविल को जानते हैं? माही के मुंह से ब्लैक डेविल का नाम सुनते ही रिहान हैरान हो जाता है। उसके मन एक ही सवाल था, आखिर वह ब्लैक डेविल को कैसे जानती है? माही उसकी आंखों में ही देख रही थी जैसे वह जानने की कोशिश कर रही हो कि रिहान झूठ तो नहीं बोलने वाला। उसे अपनी तरफ देखता देख रिहान अपनी पीठ उसकी तरफ कर लेता है। रिहान तुम ब्लैक डेविल को कैसे जानती हो? माही इसका मतलब आप जानते हैं? रिहान नहीं, उसे नहीं जानता हूँ। माही फिर आप मुझे अपनी नज़ारे क्यों छिपा रहे हैं? रिहान अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो, मुझे कुछ जवाब नहीं सुनना। माही भी उसके कमरे से चली जाती है। लेकिन माही के चेहरे पर एक स्माइल थी। माही को पहले बस लग रहा था कि रिहान ही ब्लैक डेविल है, लेकिन अब उसे उसके अभी के बिहेवियर से उसे यकीन होने लगा था। माही यह सोचते हुए राधा के कमरे में चली जाती है, जहां राधा सोई हुई थी। वह भी उसके साइड में जाकर लेट जाती है। आज उसके चेहरे पर सुकून था जैसे उसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। इधर रिहान यह सोच रहा है कि माही को ब्लैक डेविल के बारे में कैसे पता? क्या वह किसी सीक्रेट एजेंसी से है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ कोई एजेंट आया होता तो मुझे पता होता। फिर माही ब्लैक डेविल को कैसे जानती है? फिर रिहान सोचता है कि कभी उसने मिशन में माही की जान बचाई हो, इसलिए वह उसे जानती हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। तभी उस लड़की का चेहरा मुझे कुछ देखा हुआ लग रहा था, लेकिन मैंने कौन से मिशन में उसकी जान बचाई थी? रिहान इसके बारे में गहराई से सोचता है तो उसे याद आता है कि उसने 1 साल पहले किसी लड़की जान बचाई थी, लेकिन वह उसका चेहरा मिट्टी से सना हुआ होने के कारण ध्यान से नहीं देख पाया था। क्या वह यही है? हाँ, वो यही होना चाहिए। उसने अब तक मेरे बारे में किसी को बताया तो नहीं होगा ना? अब तक नहीं बताया होगा तो आगे भी नहीं बताएगी। दूसरी तरफ माही कमरे में बस मुस्कराई जा रही थी। वह अपने आप से बोलती है, आपको पता है डेविल, मैं आपका इंतजार 1 साल से कर रही हूँ। जब आपने मेरी जान बचाई थी, मैंने आपका चेहरा ध्यान से नहीं देखा था, क्योंकि आपके चेहरे पर मास्क था, लेकिन आपकी आंखें मैंने ध्यान से देखा थी। आपकी आंखें बिल्कुल पानी के जैसी नीली थी। भले ही अभी आपने लेस लगा रखा हो, लेकिन मैं आपकी आंखें अभी भी पहचान सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत है, जो आपको देखकर उसी दिन हो गई थी। उस दिन आप मुझे छोड़कर चले गए और मैं भी चली गई, लेकिन इस बार आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ, एक दिन आपको भी हो जाएगा। ले, आप इतनी आसानी से मानने वाले नहीं कि आप ही ब्लैक डेविल है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कल मुझे राधा से बात करनी होगी। हाँ, यह शी रहेगा। यह सोचते सोचते कब माही को नींद आ गई उसे भी नहीं पता। इधर रिहान भी माही के बारे में सोचते सोचते सो गया। अगले दिन सुबह रिहान ने निहाल के साथ ग्राउंड में एक्सरसाइज की और अपने कमरे में आ गया, लेकिन कोई और भी था जो रिहान को बालकनी से अपनी शिद्दत भरी निगाहों से देख रहा था।